धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग किडनी के बारे में थोड़ा देखेंगे। मूत्रव स्रोतस का प्रमुख अंग है किडनी, वृक्क। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और फिर थोड़ा प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखाता हूँ ताकि जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। कल हम लोगों ने थोड़ा सा मूत्रव स्रोतस के बारे में देखा था। अलग अलग चीजों से हमने समझा था कि मूत्रव स्रोतस आयुर्वेद के हिसाब से क्या है। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ चीजें जो है ना बहुत ही हाई लेवल की हैं। एक ही दिन अगर हम सब कुछ करेंगे ना तो बहुत सारा चीजें समझ ही नहीं आएंगी। हम लोग थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल भाग भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें भी बातें करेंगे। क्रॉनिक रीनल डिजीज पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वृक्क विद्रदि में चरक सूत्र स्थान और सुश्रुत निदान स्थान में दो चीजें बताई हैं कि कटी पृष्ठ पार्श्वयो व्यथा या पृष्ठ कटिग्रह या पार्श्व संकोच, ऐसे शब्द बोले हैं। इसका मतलब यह है कि कटी मतलब कमर का एरिया और पार्श्व का जो संधि है, मतलब जो स्थान कटी में भी आता है और जो पार्श्व में भी आता है, ऐसे स्थान में उदर के अंदर कोष्ठ में वामतः और दक्षिणतः मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दो मांसपिंड हैं, कुक्षी गोलक हैं, उसको हम वृक्क बोलते हैं। ऐसे हमारे ऋषि मुनि लोगों ने देखा, जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से किडनी को देखा तो उन्होंने क्या बोला कि वाम पार्श्व में, वाम साइड में और दक्षिण पार्श्व में, दोनों साइड में मांसपिंड हैं दो, जिसको कुक्षी गोलक भी बोला है, उसको वृक्क कहा। इसके बाद में सुश्रुत शारीर स्थान जो चौथा अध्याय है उसमें उत्पत्ति बताए हर अवयव की। तो 31 नंबर का जो श्लोक है, मैं सारे रेफरेंसेस आप लोगों को ग्रुप में भी दे दूंगा। तो उसमें क्या बताया है कि रक्त मेद प्रसादात वृक्को, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बना है। उसी तरह से शारंगधर संहिता में जो आडमल जी ने टीका लिखी है, उन्होंने क्या बोला है, आहार जलवाही सिराधारो तिल वृक्को। फिर उसी तरह से सुश्रुत निदान स्थान में तीसरा अध्याय में 21 से 24 नंबर का श्लोक है, उसमें क्या बोला है, मूत्रवाहिन्यो मूल धमन्यो द्वे तत्शाखा भूता दशधा सहस्त्र धामना विबदंत इति दर्शन्नाह सूक्ष्मत्वानोपलभ्यन्ते मुखान्यासम सहस्त्रशः। इसी को अब इलेबोरेट करेंगे कि जब रक्त और मेद का प्रसाद भाग से वृक्क बना है, तो वृक्क अगर देखें तो मांस से बना हुआ है, लेकिन उसमें नलिकाकार जो अवयव है जिसे हम स्त्रोत कहते हैं, मूत्र व स्त्रोतस कहते हैं, उसको हम अगर डीप में ऐसे देखें तो ये जो नेफ्रॉन है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स 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 80 टू 100 मिलियन इतने नेफ्रॉन्स होते हैं सूक्ष्म। तो ये किडनीज में रहता है, ये हम लोगों ने 12th में भी पढ़ा है ना। तो पूरा मूत्रवत स्त्रोतस है, उसमें ये इंक्लूडेड है। वृक्कों में जो मूत्रवत स्त्रोतस के पार्ट्स हैं उसमें ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स ये सब आ रहा है। तो हम जो चित्र में देख रहे हैं कि धमनी जो हो रहती है एफरेंट आर्टेरियल या फिर जो एफरेंट आर्टेरियल, तो एक नेफ्रॉन में आता है और एक निकलता है, तो ये गुच्छ टाइप बन जाता है। और फिर आगे वो जब जाता है
लूप ऑफ हेनेले वगैरह से ये सब जाता है, तो वहां पे मूत्र की निर्मित होती है। तो जो रक्त वाहिनियां हैं उसमें से कुछ स्राव होते हैं, वापस कुछ जलीयांश एब्जॉर्ब होते हैं, फिर पूरा मिलकर वृक्क की शिरा से एब्जॉर्ब होता है या कुछ बाहर निकलता है, और कुछ एब्जॉर्ब हुआ है वो रस रक्त से वापस रीअब्जॉर्ब होके वापस आ जाता है रक्त रक्त में। उसमें जो सिराएं हैं उनकी निर्मित रक्त से हुई है। तो जब आचार्य लोग बोलते हैं कि रक्त मेद प्रसादात वृक्को, इसका मतलब क्या है कि रक्त से उत्पत्ति हुई है इन सब की। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि असृजा कंडरा सिरा, मतलब जो स्रोत से हैं वहां पे मतलब रक्त से सिराओं की उत्पत्ति हुई है, ये हम लोग को मालूम है। रक्त के मृदुपाक से सिराओं की उत्पत्ति हुई है। उसी तरह से वहां पे जो स्थिति स्थापकत्व, मतलब अपने स्थिति में लाने का जो प्रॉपर्टी है, उसमें मार्दवता होनी चाहिए। तो वह मेद के पचन के बाद जो स्निग्धांश है उसका खर पाक जब होता है तो उससे स्नायु बनता है और मृदु पाक से सिराएं बनती है। तो यहाँ पे मेद है पूरे यहाँ पे वृक्क में, क्योंकि मृदुता होनी चाहिए वहां पे मेद के पचन के बाद, तो उससे स्निग्धांश जो निकलता है उससे वृक्क बना है। ऐसा मॉडर्न उससे भी देखे तो ये यहाँ पर मेद का भी अंश है और रक्त का तो अंश है ही। तो ये जो बोला है आचार्यों ने वो सच बात है। वृक्क जो है वो रक्त और मेद के प्रसाद भाग से बने हैं, लेकिन और उनके प्रसाद के अंश भाग से बने हुए हैं। शारंगधर संहिता में क्या कहा गया है? तो शारंगधर संहिता में जब बोला है कि आहार जल वाही सिरा धारो तिल वृक्को, इसका मतलब क्या है कि आहार जलवाही सिराओं का आधार है वृक्क। आहार जो हम अन्न का सेवन करते हैं उसमें जलवाही सिराएं होती हैं, वो उसका आधार है वृक्क। तो आहार जल जो तैयार होता है वो हम आंत्रों में देखेंगे। आहार जल का मतलब जो, जैसे कि आहार से निर्मित जो किट्ट भाग है या फिर जो सार भाग है वो आहार जल है। मतलब हम पानी पीते हैं, हम दाल लेते हैं, हम दूध लेते हैं, छाछ लेते हैं, तो एक तरह से जलियांश जो है आहार जल, उसका आधार जो है वो क्या है, मूत्रवाहिनी धमनियां है। उसके ही शाखाएं हैं, एक एक साइड पे दूसरी दूसरी साइड में जो किडनीज में जाती हैं, किडनीज में एंटर करती हैं। ये इसमें नहीं आया। हाँ, तो इसमें रीनल आर्टरी रीनल वेन जो है एक साइड पे है, दूसरे साइड पे है, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड में इनकी शाखाएं बनती हैं। और फिर ये शाखाएं अंदर जब जाती हैं तो जो ये बोला है ना नेफ्रॉन्स, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स बोला है, उसी को क्या उन लोगों ने देखा था दिव्य दृष्टि से, तो उन्होंने क्या बोला कि तत्शाखा भूता मूत्र वाहिनियों मूल धमनियों द्वे, मूल दो धमनियां हैं। धमनी मतलब जो आर्टरीज है, द्वे दो हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, रीनल आर्टरी जो है वो दो है। उसकी शाखा भूता दशधा विभद्यंत, उसकी 10 शाखाएं जाती हैं अंदर, किडनीज के अंदर जाती हैं। और वो क्या होती हैं, दशधा सहस्त्रा धारा, मतलब उसकी फिर 10 की हजारों शाखाएं हो जाती हैं। विभद्यंत मतलब वो अलग अलग भेद हो जाते हैं, और उसके बाद वो अत्यंत सूक्ष्म हो जाते हैं। वे सब नेफ्रॉन्स की तरफ जाके लपेटे हुए जाल की तरह हो जाते हैं। वो जाल कैसे है वो आप लोग को मालूम है, जाल मतलब ये ऐसे बन जाते हैं, है ना। और वे इतना सूक्ष्म होते हैं कि हमें अपने आंखों से नहीं दिख सकते हैं, उसको लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, और वो भी हाई पावर का माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ये नेफ्रॉन्स होते हैं लपेटे हुए जाली की तरह सूक्ष्म है, और उसके जो स्त्रवण करने के जो मुख है वो दिखते नहीं है। इस प्रकार की रचना हम प्रत्यक्ष आधार से देख सकते हैं। यह चीजें शारंगधर ने बताई है, मतलब वो जो शारंगधर मुनि थे उनको ये नेफ्रॉन्स वगैरह सब दिख गया था। उन्होंने लेकिन संस्कृत में लिखा है। संस्कृत में क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है आहार जल वाही सिरा धारो तिल वृक्को। सुश्रुत ने निदान स्थान में और डीप में वही लिखा है कि मूत्र वाहिन्यो मूल धमनियों द्वे तत्शाखा भूता दशधा सहस्त्र धारा विभद्यंत इति दर्शनाः सूक्ष्मत्वानोपलभ्यन्ते मुखान्यासम सहस्त्रशः। मतलब उनके मुख भी सहस्त्र हैं, अनगिनत हैं, मतलब इतने माइक्रोन्स, इतने लाख में माइक्रोन ये नेफ्रॉन्स है, ऐसा उन्होंने बताया। सुश्रुत निदान, मैं सब रेफरेंस आप लोग को दे दूंगा, आप लोग भी इसको वेरीफाई करिए कि जो मैं बता रहा हूँ सही है कि नहीं। फिर उसके बाद में उन्होंने बस्ती देश बताया। बस्ती देश मतलब वो बस्ती कहाँ पर है, ये एरिया आप देखिए पूरा। तो चरक विमान स्थान 11 में 78 नंबर का जो श्लोक है उसमें क्या बोला है, नाभि पृष्ठ कटी मुष्क गुद वक्षण शेफसाम।
एक द्वारस्तनुत्वको मध्ये बस्ति रदो मुखः बस्ति बस्ति शिरश्चैव पौरुषे वृषणो गुदः एक संबंधिनो ह्येते गुदास्ति विवराश्रितः। सुषुम्न निदान स्थान तीसरा चैप्टर में 18 और 19 नंबर का श्लोक में बताया है। और क्या बोले हैं, अष्टांग हृदय निदान स्थान में भी 9वां चैप्टर में पहला नंबर का श्लोक। मतलब जो विटप है, विटप में वहां पे मर्म भी होता है। विटप से नाभि तक 1 अंगुली तक, मतलब अब इन्होंने जो बस्ती शिर शब्द बोला है, जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर का जो फंडस जैसा रहता है, वो भाग जो होता है, कुछ आचार्यों ने उस पे रिसर्च किया और उसको बस्ती शिर बोला उन्होंने, जो यूरिनरी ब्लैडर के सबसे ऊपर वाला भाग है। आप लोग देखिए मैं अभी क्या बताना चाह रहा हूँ। यूरिनरी ब्लैडर को देखिए और उसके ऊपर का भाग है, उसको बस्ती शिर बोला है। तो उन्होंने एक बीता, आपका अंगूठा है, अंगूठा से जो छोटी लिटिल फिंगर है उसको सीधा करिए, लंबा करिए, तो ये होता है एक बीता। मराठी में एक बीत बोलते हैं, और पहले के जमाने में एक बीता, दो बीता ऐसे शब्द प्रयोग करते थे। तो ये संस्कृत वर्ड है एक बीतश्च। तो इसमें नाभि से विटप तक 1 बीता का अंतर है। कुछ आचार्य बोलते हैं कि 10 से 12 अंगुल तक अंतर बताया है। ग्रंथकारों ने सरफेस एनाटॉमी पर जब देखा तो नाभि से विटप तक 5-5 अंगुल दोनों साइड, हाइट में 10 से 12 अंगुल, विटप तक 10 अंगुल, बस्ती तक 12 अंगुल, दोनों साइड से 5-5, इस प्रकार से एक स्क्वायर बनाया उन्होंने। स्क्वायर मतलब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना। हाँ, आप लोग मेरा एरो देखिए, ये यहां से लेके ये एक स्क्वायर बन रहा है, मतलब यहां से स्ट्रेट, यहां से, यहां से और यहां से, ऐसे स्क्वायर बन रहा है ना। तो इसको उन्होंने बोला है कि एक स्क्वायर बनता है, उसमें बस्ती देश है। तो ये पूरे एरिया को, जो यूरिनरी सिस्टम है, किडनी से लेके नीचे तक, यूरेथ्रा तक, ये सबको उन्होंने बस्ती प्रदेश बोला है। उसमें बस्ती सर है फिर से सर फिर से बताइए, एरो दिख नहीं रहा है। ये अभी देखिए, एरो दिख रहा है, अभी कुछ दिख रहा है, अभी यहां से लेके यहां तक 10 अंगुल। नहीं, नहीं दिख यहाँ रहा नहीं दिख रहा आपको? है। हाँ, नीले पे दिख रहा है बस। हाँ, ये दिख रहा है नीले पे। हाँ, यहां से यहां तक, मतलब किडनी के साइड तक, फिर किडनी के साइड से नीचे तक, फिर यहां से फिर ऊपर, कुछ एरो दिख रहा है मेरा, मैं जो घुमा रहा हूँ। हम्म। तो ये एक स्क्वायर को ऐसे कंसिडर करिए, ये पूरा बस्ती देश है, हम्म। यूरिनरी सिस्टम। इसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी आता है, किडनीज भी आते हैं, आर्टरीज भी आते हैं, रीनल आर्टरी भी आते हैं, सब ये पूरा बस्ती प्रदेश है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि, मैं फिर से यही चीज बोलता हूं कि नाभि पृष्ठ कटी मुष्क गुद वंक्षण शेफसाम। नाभि को कंसिडर करिए बीच में, पृष्ठ पीठ का भाग, सरफेस एनाटॉमी बोल रहा हूं, कटी मतलब कमर का भाग, मुष्क मतलब स्कॉटम वृषण, गुद वंक्षण मतलब ग्रॉइन एरिया, और शेफ, शेफ मतलब हमारा जो ये पेनिस होता है, यूरेथ्रा। एक द्वारा स्तनुत्व को मध्य बस्तु रधो मुखा, बस्ती बस्ती शिरश्चैव पौरुषे वृषणो रहा। पौरुष ग्रंथि भी उसमें आ रहे हैं, वृषण भी आ रहे हैं, गुद भाग भी आ रहे हैं। और ये कहाँ पर है? ये है गुदास्ती विवर, मतलब गर्डल कैविटी है, उसको हम लोग बोलेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो नाभि प्रदेश है, पीठ है, कटी है, मुष्क है, गुद है, वंक्षण है, शेफ है, आदि अवयव के पॉइंट अगर हम लोग देखें तो एक सर्कल तैयार हो सकता है या एक स्क्वायर तैयार हो सकता है। ये है मूत्रवा स्त्रोतस, पूरा यूरिनरी सिस्टम का सरफेस एनाटॉमी। हमारे सुश्रुताचार्य जी ने निदान स्थान में तीसरा चैप्टर में 18-19 नंबर के श्लोक में बोला है। फिर उन्होंने और क्या बोला है, ये सरफेस एनाटॉमी हो गया। अभी ये सब क्यों जरूरी है, ये चिकित्सा के लिए हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ये सब चीजें। अभी मैं केवल बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। इसमें मैं अतिसार में जब स्वेदव स्त्रोतस की दृष्टि होती है, उदक स्त्रोतस की दृष्टि होती है, पुरीश्व स्त्रोतस की दृष्टि होती है, वो अभी मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। और उसका कितना ज्यादा महत्व है कि किडनी जो है वहां तक वो जाता ही नहीं है मूत्र, और डायरेक्ट वो अतिसार के रूप में निकलने लगता है। उसका क्या सिग्निफिकेंस है ट्रीटमेंट में, वो भी हम बात करेंगे। अभी है मूत्र वाहनम च स्त्रोतसाम वंक्षण वस्ती प्रभवाणाम। यहाँ पे जो बस्ती है वो वंक्षण प्रदेश को बोला है। वंक्षण प्रदेश ग्रॉइन एरिया पूरा,
बस वंक्षण बस्ती प्रभव स्रोतस, गविनी और गविनी मतलब जो यूरेटर्स है और वृक्क, इनसे संबंधित रक्त वाहिनियां, ये सब मिला के मूत्रव स्रोतस हो रहा है पूरा, ये मतलब यूरिनरी सिस्टम हो रहा है। और ये जो है ना चरक निदान प्रमेय में भी हम और सूत्र देखेंगे कि और हमें बहुत कुछ चीज सीखने को मिलेगा। तो हमें बस्ती प्रभाव स्रोतस, गविनिया मतलब यूरेटर्स, फिर रक्त वाहिनियां, रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, सिरा धमनियां, इनको विचार में रखना चाहिए, ये सब मूत्रव स्रोतस है। उसके बाद मेन आता है आयुर्वेद का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि पक्वाशय में एक्चुअल मूत्र की निर्मित होती है। आयुर्वेद में कहा है, अभी मैं कल से क्या करूंगा ना कि जो मैं श्लोक बता रहा हूँ रेफरेंस, उसको मैं टाइप करके पीपीटी में दिखाऊंगा। अभी आज के लिए मुझे माफ करिए, मैंने वो श्लोक तो अपने नोटबुक में लिखा है लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूँ, कल से मैं सब टाइप करके दिखाऊंगा। इन्होंने बोला है कि पक्वाशय में एक्चुअल मूत्र की निर्मित कैसे होती है, पक्वाशय में बताइए, उसका श्लोक देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे मैंने कोई पीपीटी नहीं दिखाया ना। हाँ, पक्वाशय, जो आप पक्वाशय को देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन को देखिए, इन्होंने क्या बोला है कि किट्टम सारस्य तत्पक्वम अत्रम संभवती द्विधा तत्र अच्छम किट्टमन्नस्य मूत्रम विद्या धनम शकृत, अष्टांग हृदय शारीर स्थान, तीसरा अध्याय में 61 नंबर का श्लोक है। उसमें क्या बोला है कि सार और किट्ट का विभाजन जो है वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ना। और मूत्र की निर्मित पक्वाशय में होती है, वही लार्ज इंटेस्टाइन पक्वाशय में होती है। तो अन्न के जब पचन क्रिया होती है उसका दो भाग होता है, एक अच्छ भाग होता है या सार भाग निर्माण होता है, एक किट्ट भाग। किट्ट भाग के दो भाग तैयार होते हैं, एक द्रव भाग मूत्र के रूप में होता है लिक्विड फॉर्म में, और एक घन भाग जो होता है वो शकृत के रूप में, किट्ट भाग दो होता है। और अन्न का पचन करने के लिए जब हम समान वायु का कार्य देखते हैं तो क्या बोला है, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वथा अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचयति मुंचति, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12/18 में बोला है। और यही श्लोक समान वायु के और भी जगह में यही चीज बताया है। तो इसका मतलब क्या है कि अन्न का पचन कार्य कौन कर रहा है, तो पित्त कर रहा है, लेकिन वायु भी पचन में सहायभूत होता है, इसलिए वायु को अग्नि सखा बोला है। अग्नि के प्रदीपन करने का कार्य कौन करता है, तो समान वायु करता है। वहां आग है लेकिन उसको अप्रदीप्त करना है, कौन करेगा, समान वायु करेगा। फिर आमाशय से लेके ग्रहणी तक अन्न को ग्रहणाति कौन करता है, तो वो समान वायु करता है। फिर अन्नम ग्रहणाति अन्नम पचति, लघ्वांतर में जो या ग्रहणी कला में जो पित्त धरा कला है, उससे स्त्रवित जो पाचक पित्त है उससे अन्न का पचन करवाना, ज्यादा से ज्यादा पित्त को कोष्ठ में लाना, ये कार्य किसका है, तो समान वायु का कार्य है। और जो दोष बनाना है, अब दोष बन रहा है तो वहां पे पित्त दोष बन रहा है, आमाशय में कफ दोष बन रहा है मधुर अवस्था पाक के बाद, और फिर अम्ल अवस्था पाक में पित्त दोष बन रहा है, कटु अवस्था पाक में वायु बन रहा है। तो दोषों को बनाने का कार्य, नया नया दोष बनना चाहिए रोज, और मूत्र को उत्पत्ति करने का कार्य, रस धातु को बनाने का, मूत्र को बनाने का, पुरुष को बनाने का, और उनका विवेचन करने का, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने का कार्य, पृथककरण करने का काम कौन करता है, तो समान वायु करता है। फिर बोला है विवेचयति च पृथक करोति दोष अत्र रस मूत्र पुरुषाणी, मतलब अन्न रस, फिर मूत्र, दोष, दोष मतलब तीनों दोष, पुरुष, वायु, इनका विभाजन करने का काम जो है। फिर उसके बाद द्रव भाग किट्ट जो है उसको अलग करना है, और जो पुरुष जो है, जो सॉलिड भाग है घन भाग, उसको भी अलग करने का कार्य कौन करता है, समान वायु करता है। यहाँ अपान का कार्य नहीं है, अपान तो बस वो बाहर निकालने का कार्य करता है। और जो द्रव भाग किट्ट है जो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, तो वहां पे स्वेद भी बनता है। तो इसीलिए श्लोक में क्या बोला है कि समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वथा अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचयति मुंचति। पक्वाशय में मूत्र की उत्पत्ति होती है, ये तो एकदम परफेक्ट है, ये हमें लॉजिकली भी समझ आता है कि आहार पच रहा है और उससे फिर सार्किट विभाजन हो रहा है और लिक्विड भाग है, वहां पे मूत्र की उत्पत्ति होना शुरू हो गया है, किडनी फिल्टर करने का काम कर रहा है। और किडनी पे भी हम आएंगे बाद में, लेकिन उत्पत्ति यहाँ पे हो रहा है। और इसीलिए फिर मूत्र विरेचनीय गण, मूत्र विरंजनीय गण, उनका भी प्रयोग होता है किडनी के फंक्शन को ठीक करने का।
तो और क्या बोला है कि डल्हनाचार्य जी ने सुश्रुत सूत्र स्थान 21 पे अध्याय में 10 नंबर का श्लोक में एक टीका लिखी है। क्या बोला है? विवेचते च पृथक करोति दोष अत्र रस मूत्र पुरीषाणी। विवेचन मतलब पृथक करना, अलग अलग करना, दोषों को, रस को, मूत्र को और पुरुष को। ये कौन करता है? तो समान वायु करता है। और महाराष्ट्र में पुणे में एक गुरुवर्य यगो जोशी सर थे, बहुत बड़े चिकित्सक, काय चिकित्सक थे। उनकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। काय चिकित्सा की किताबें, और मैंने सब लोगों को शायद भेजा भी था, आप लोग को याद होगा, लॉकडाउन में मैंने सबको भेजा था। तो यगो जोशी जी ने जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसको हम लोग मराठी में वजेरी बोलते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट किया। कि हमारे आचार्य जब बोलते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में उत्पत्ति होती है, तो सामान्य विशेष सिद्धांत से समान की वृद्धि होती है। तो उन्होंने जो वजेरी है, लार्ज इंटेस्टाइन, उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि उससे बनाया हुआ जो सूप है या उसका मांस है, उसको पका के, और क्योंकि वो बहुत फाइब्रस टाइप होता है, वो निगल नहीं सकते हैं। जो लोग खाते हैं वो खाते हैं, जिनकी अग्नि अच्छी होती है वही खाते हैं। मेरे पास बहुत सारे मजदूर वर्ग, जब मेरा हॉस्पिटल बन रहा था ना, तो मजदूर वर्ग के लोग आते थे, जो ईंटा चढ़ाते थे 4-4 मंजिल पे, 2-2 मंजिल पे, सिर पे रख के। तो हार्ड वर्क करने वाले लोग जो है ना, उनको बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, तो वो अल्कोहल पीते हैं और ये बजेड़ी का मांस खाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बकरे का जो होता है ना, वो खाते हैं। तो उनको कभी किडनी फेलियर का प्रॉब्लम नहीं होता, जो मजदूर वर्ग होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यगो जोशी सर ने, उन्होंने इसका प्रयोग बस्ती के रूप में किया, उसे सिद्ध घृत का बस्ती के रूप में, पीने के रूप में प्रयोग किया। तो बहुत सारे जो आंतरों का प्रयोग जब हुआ, तो वृक्क के विकार ठीक हो गए, मूत्र की निर्मित जो है वह बढ़ गई, और रीनल फेलियर के जो पेशेंट है वो भी ठीक हो गए। तो इसका मतलब जब हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं, तो जब हमें ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, और अपने आचार्य लोगों ने कहा है, आप तो लोगों ने, कि पक्वाशय में ही मूत्र की उत्पत्ति होती है, और उसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हुआ कि सच में मूत्र उत्पत्ति बढ़ जाती है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि मूत्र की निर्मित है पक्वाशय में ही होती है, और इसलिए वजेरी का उपयोग उन्होंने किया, और उसका पूरा डेटा भी है कि रीनल फेलियर में कितना उपयोगी रहता है। तो आगे जो है ना, ये मैं अभी इतना थ्योरेटिकल पार्ट रोकता हूँ। आप अभी मैं आप लोग का सुनूंगा, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल बातें हम लोग करेंगे। चलिए, आदरणीय अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए प्लीज। सर बिल्कुल आपने सही कहा कि वस्त्य अश्मांतक ग्रंथ का हम लोग अपीडन करते हैं, तो अपीडन से जो है वृक्क पुष्ट होते हैं, मतलब वृक्क के रोग खत्म होते हैं। और वृक्क के लिए इन्होंने बोला भी है, जैसे कि मेद और रक्त और कफ के सारभाग से है। तो अगर मेद की उपधातु देखें तो चरक ने स्नायु बताया है, और सारंग धन ने श्वेत बताया है। लेकिन अगर मेद का मल देखें तो चरक ने श्वेत बताया है। और रसना, दांत, कच्छा और मेड़ का मल, मतलब जो जो अपान के मेड़ू का मल भी है जो है, मतलब वो यूरेथ्रा का मल भी जो है शारंगर ने बताया। तो हम लोग अगर ये सोच के चलते हैं तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कहीं ना कहीं आंतों का जो पकवाशय में जो है मूत्र की उत्पत्ति तो हो रही है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जो है मूत्र का निर्माण, मतलब वो ब्लक वो उसमें सिस्टम, मतलब ब्लैडर में जो है मूत्र की संचिति हो रही है, लेकिन उसकी उत्पत्ति लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही है, मतलब अपान के क्षेत्र में हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल लॉजिक बात है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, सार्किट विभाजन तो सभी जगह हो रहा है, और सभी जगह जो है मूत्र और श्वेत वगैरह बन रहा है। लेकिन उसकी निर्मिति जो है मतलब मेनली आंतों में होके, क्योंकि तृतीय अवस्था पाक में जब भी वायु का वो होता है, उदित होती है वायु, तो फिर क्या होता है कि वो वायु की वजह से जो मल का स्नेह और द्रव जितना भी सोख लिया जाता है, और उसके बाद वो जो भी पृथ्वी और जल महाभूत मल जो होता है या मूत्र होता है, उसको अधोग भाग में फेंक दिया जाता है, जिससे वो बाहर निकल जाता है। तो वो बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है सर। राइट सर। सर, आप थोड़ा मॉडर्न भाग बता सकते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का थोड़ा बता सकते हैं शॉर्ट में?
ये सर, ये इस बीपी जब फ्लक्चुएट करता है तो किडनी, जैसे ब्लड में प्रेशर बढ़ा तो किडनी में प्रेशर जाता है, तो वो उसके रेनिन हार्मोन सीक्रेट होता रहता है, उसके साथ में एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स वगैरह। तो उसकी वजह से एक फ्लूइड का ओवरलोड कम किया जाता है, पोटेशियम सोडियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है और वो यूरिन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से मैं पढ़ के बताऊंगा सर, लेकिन थोड़ा आप बहुत पढ़ मैं के बता रहा कल कल रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का आप पढ़ के बताइए और हूँ। ओके अच्छे। सर, ओके अभी हम सर। प्रैक्टिकल थोड़ा बात करेंगे। अभी जो सैद्धांतिक भाग है ना, वो एक ही दिन सब बोलेंगे ना तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होगा। आधा घंटा हमने बात कर लिया थेरोटिकल, ठीक है। अब प्रैक्टिकल बातें आ रहे हैं। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज के जब पेशेंट होते हैं तो ये लॉन्ग टर्म का इरिवर्सिबल बीमारी होता है। और धीरे धीरे किडनी जो होता है वो प्रोग्रेशन होता है, मतलब किडनी डिजीज प्रोग्रेशन होता है, बीमारी धीरे धीरे होता है। शुरुआत में थोड़े सिम्टम आते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अब किडनी फेलियर हो रहा है, सीकेडी हो रहा है, तो उसके कारण क्या होते हैं? तो डायबिटीज, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कंट्रोल में नहीं और बहुत दिनों से है, उसका इफेक्ट होता है कि किडनी डिजीजेस होते हैं। दूसरा कारण है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि इतना ज्यादा फ्लो में अगर ब्लड जाएगा किडनी पे तो उसके नेफ्रॉन्स पे, उनके काम में, उनका जो फिल्ट्रेशन है और एब्सॉर्प्शन है और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का जो फंक्शन है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा और वो किडनी को फेल करता है, किडनी के काम को खराब करता है। तो ये कारण हो गया। तीसरा है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। यह भी सिस्ट सिस्ट बन गया, सिस्ट में पानी रहता है और जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, वैसे वहां पे सिस्ट हो गया, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। यह भी एक कारण होता है क्रॉनिक डिजीज के हेतु के रूप में। और कुछ ओवर यूज ऑफ कॉमन ड्रग्स, जैसे एस्पिरिन का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, इबो आइबुप्रोफेन होता है, और कोकेन हो रहा है, पेन किलर्स, और जो भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। जैसे कल शशि मैडम ने बताया कि थोड़ा सर दर्द हो गया तो लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल क्रोसिन खा रहे हैं। थोड़ा फीवर जैसा लगा तो क्रोसिन खा रहे हैं। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स अपने मन से, क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, लोग 10-10 साल तक कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक खुद ही ले रहे हैं। ये सबसे किडनी डैमेज होने लगता है, नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही रक्त और मेद से बने हुए सारा चीज है, वो बहुत ही नाजुक चीजें हैं। और इतना जब केमिकल जाएगा तो किडनी को तो फिल्टर करना है हर चीज को, तो वो खुद ही मतलब खराब होने लगेगा। तो जब किडनी फेलियर होने लगता है तो टेस्ट करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले तो किडनी जो इरेथ्रोपोइटिन सिस्टम है वहां पे रक्त को बनाने का काम, कुछ काम किडनीज भी करती हैं, तो वो खत्म होने लगती हैं। तो एनीमिया डेवलप होता है, मतलब पांडु रोग ऐसे डेवलप होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि किडनी डिजीज जब भी होगा तो खून की कमी होगी, पेशेंट को टायर्डनेस आएगा, वीकनेस आएगा, मेमोरी प्रॉब्लम्स आएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, डिजीनेस आएगा, लो ब्लड प्रेशर होगा। अगर ब्लड में यूरिया लेवल बढ़ रहा है, चेक किया और फिर सूजन भी आ रही है और यूरिन भी ठीक से नहीं हो रहा है, या जीएफआर कम हो रहा है, तो उसको जीएफआर भी ब्लड टेस्ट से पता चलता है। तो यूरिया बढ़ रहा है तो क्या क्या सिम्टम होंगे, तो वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, नौशिया होगा, मतलब उल्टी आ रही है, लूज मोशन हो रहा है, जी मिचला रहा है, और रात को यूरिनेशन बढ़ गया, नॉक्टर्नल यूरिनेशन ज्यादा हो गया, और यूरिन जो हो रहा है वो फोमी हो रहा है या बबली हो रहा है, मतलब झागदार यूरिन हो रहा है। अगर यूरिया बढ़ा हुआ है ब्लड में तो किडनी यूरिया को निकाल नहीं पा रही है, फिल्टर नहीं कर पा रही है, और वो ब्लड में मिक्स हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। यूरिया जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो निकल नहीं रहा है, फिल्टर नहीं हो रहा है तो। और या फिर कम यूरिन होगा, लेस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और स्मॉलर अमाउंट देन यूजुअल विद डार्क कलर यूरिन, कलर ही उसका चेंज हो जाएगा, मूत्राल्पता, आविल मूत्रता अल्प होगा। या फिर यूरिन में ब्लड आएगा जिसको हिमेचुरिया बोलते हैं, तो वहां पे रक्तवाहिनी फूट रही है, जो वहां पे जो रीनल आर्टरीज के जो अलग अलग ब्रांचेस है ना, वो फूट रही है, रक्त पित्त जैसे सिम्टम भी आते हैं, हिमेचुरिया होगा। और प्रेशर और डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग, मतलब बहुत तकलीफ से यूरिन होता है जिसको मूत्र कृच्छता बोलते हैं, और प्रेशर भी कम रहेगा, है ना। इसी तरह से अगर यूरिन में फॉस्फेट अगर मिल रहा है, सॉरी, यूरिन में नहीं, ब्लड में मिल रहा है फॉस्फेट, तो उससे क्या होगा कि फॉस्फेट ना फिल्टर नहीं हो पा रहा है,
ब्लड में ही है, तो उससे खुजली आएगी। क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट को आप देखिएगा, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, बोन्स को डैमेज होता है, मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं अगर फॉस्फेट ज्यादा बढ़ गया। ये सब वेस्ट है निकलना चाहिए, लेकिन किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है। उसी तरह से पोटेशियम बढ़ जाता है ब्लड में, तो क्या होगा कि एक्सेस पोटेशियम होने से हाइपरकैलेमिया हो जाता है, तो उसका इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है। ज्यादा पोटेशियम हो गया तो एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स होगा, मसल्स में प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि पोटेशियम जो है ना वो हार्ट की रिदम को बैलेंस करता है, वो ज्यादा बढ़ गया तो शरीर में तकलीफ होने लगती है। इसी तरह से एक्सेस फ्लूइड नहीं निकल रहा है, तो उससे क्या होगा, पूरे बॉडी में सर्वांग शोथ होगा, पैरों में, एंकल्स में, फीट में, फेस पे, हाथों में सूजन आएगी। और जब शोथ हो रहा है तो आयतन श्वास भी लगेगा, सांस फूलेगा, क्योंकि शरीर में बहुत ज्यादा पानी हो रहा है, लंग्स में भी पानी जमा हो रहा है, तो सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। इसी तरह से जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, मतलब सिस्ट है उसमें फ्लूइड भरा हुआ है अंदर, बुलबुला बुलबुला टाइप, तो उसके वजह से लीवर में भी कभी कभी सिस्ट होने लगते हैं, पॉलीसिस्टिक लीवर। उसकी वजह से बैक में और साइड में बहुत दर्द होने लगता है। तो हमें सीकेडी है उसको कंफर्म करने के लिए हीमोग्लोबिन एक तो चेक कराना चाहिए, सीबीसी। फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट होता है, वो करते हैं। सीरम क्रेटिनिन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करते हैं, सीरम कैल्शियम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में हम सोडियम देखते हैं, पोटेशियम देखते हैं, फास्फोरस देखते हैं। फिर सीरम कैल्शियम देखते हैं, ब्लड शुगर कैसा है, HbA1c, पीपी, फास्टिंग सब देखते हैं। फिर 24 आवर्स का प्रोटीन एनालिसिस देखते हैं। फिर यूरिन में यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर भी करते हैं। फिर यूएसडी एब्डोमेन, पेल्विस, वो सब करते हैं। अभी मैं और कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग कुछ बोलिए। चलिए डॉक्टर सक्सेना सर, आप कुछ बोलेंगे सीकेडी पे? आप कुछ बोलिए प्लीज सर, सब लोग सुनते हैं आपका। हाँ देखिए, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। तीन चीजें तो हैं ही सर, ये क्रेटिनिन, यूरिया, फास्फेट और पोटेशियम। फास्फेट ब्लड में आएगा तो फिर अस्थि क्षय करेगा ही और मसल क्रैम्प्स करेगा ही करेगा। और यूरिया ब्लड में होगा तो छर्दी वगैरह, वोमिटिंग वगैरह, और नॉक्टर्नल यूरिनेशन एक बहुत बड़ा साइन होता है किडनी पेशेंट में। और उसके साथ में फोमी यूरिन, मतलब झागदार, मतलब क्ले दिखा रहा है कहीं ना कहीं यूरिन में। तो वो दिखाई देता है कि आम है कहीं ना कहीं, जो और साथ में मल संचय है, मतलब मल जो रूपी यूरिन है वो उसका संचय हो रहा है। तो पीडोलोडीमा है, पफीनेस है, और यूरिन का फ्लो और अमाउंट दोनों कम हो जाता है, और साथ साथ यूरिन डार्क कलर का हो जाता है। और अगर पोटेशियम का जैसे आएगा तो फिर हार्ट पे प्रेशर आता है थोड़ा सा, और इरेगुलर हार्ट हो जाता है, और मसल्स क्रैम्प्स भी हो जाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो हमारे आचार्यों ने बोला है कि वहां पे सार कीट विभाजन जब हुआ है तो फिर जैसे अभी बोल रहे थे आप, अतिसार में भी जो है, अतिसार में भी जो है मूत्र के साथ में स्वेद को लेके जब पानी निकलता है तो अतिसार बोला गया है। तो जैसे अभी आप बोल रहे थे, मैंने पहले ही बोल दिया। तो वही चीज यूरिन में भी है कि यूरिन में भी जो आम है कहीं ना कहीं, आम तो है ही, और वो भी रस धातु में है, तो वो उसकी वजह से ये नौजिया। अब रस जो है निर्मित प्रथम अवस्था पाक में है, तो अमाशय के क्षेत्र में है, तो वो जो भी जितने भी रस प्रदर्शक विकार हैं, जैसे पांडु होना, ज्वर होना, छर्दी होना, और अरुचि होना, तो ये अगर आप इसको बीमारी के रूप में लेके चलें तो वो भी सारी बीमारियां ये इसमें यूरिन के केस में क्रोनिक यूटीआई में मिलती है। मतलब पांडु भी मिलेगा, छर्दी भी मिलेगा, और ज्वर भी मिलेगा, भ्रम भी मिलेगा, अरुचि भी मिलेगी। इवन इन लोग को छौंका लगाने से, घर में अगर छौंका लगता है तब इनको जो है वोमिटिंग शुरू हो जाती है, जो भी किडनी के पेशेंट होते हैं। और इसमें जो आपने एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स वगैरह का होता है, वो ब्लड पॉइटिन, इथ्रोपाइटिन का इफेक्ट आता है उसमें, साथ साथ बीपी भी होता है। तो इसमें ऐसे पेशेंटों में एरिथ्रोपाइटिक प्लस ये कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाती है।
इसीलिए इसमें जो है एलोपैथिक डॉक्टर जो है सोडा बाइकार्ब की टैबलेट देते हैं, जो भी यूटीआई के पेशेंट होते हैं या क्रोनिक यूटीआई के पेशेंट होते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग उस चीज को नहीं सोच के चलते हैं, जबकि खाने वाला सोडा अमाशयगत बात के लिए, क्योंकि अमाशय से ही निर्मित हो रही है, क्योंकि रस दृष्टि हो रही है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया काम करता है, जो अब चिकित्सा में हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। लक्षण क्लम होता ही है इसमें, स्मृति नाश, क्योंकि वो टॉक्सिन्स या अमोनिया या गैसेस ब्रेन में जाते हैं, तो स्मृति नाश भी होता है, और बीपी भी लो ही साइड में होता है। तो ये किडनी पेशेंट का, जैसे स्वेलिंग ऑफ लेग, एंकल में स्वेलिंग, फेस में स्वेलिंग, पफिनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब इवन सांस लेने में भी उनको जरा सा भी एडजस्टमेंट करते हैं तो वो उसमें सांस फूलना शुरू हो जाती है, और फ्लूइड का ओवरलोड होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को पानी की मात्रा बहुत कम दी जाती है। इन किडनी पेशेंट में पानी की मात्रा 1 लीटर के अंदर ही उनको वो पूरा पूरा फ्लूइड में के रूप में ली जाती है सर। राइट सर। आपने बहुत सही बताया। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अभय सोनावने सर, आप प्लीज कुछ बोलिए सर, प्लीज। या शशि मैडम आप कुछ बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलिए सर, हम लोग सुनना चाहते हैं। वीना मैडम कुछ बोलिए प्लीज। जितेंद्र कुमार जी आप कुछ बोलिए। मैं तो बताऊंगा ही हम अभी आगे। प्लीज बोलिए। शशि मैडम कुछ बोलना चाहेंगी आप? चलिए मैं बोलता हूँ। तो हम लोग ना शोध की तरफ भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि शोध का संप्राप्ति में क्या बोला है यहाँ पे, जब किडनी फंक्शन नहीं हो रहा है और पूरा जो मूत्र है वो शरीर में रह रहा है, फिल्टर नहीं हो पा रहा है, जीएफआर जो है वो भी डाउन हो गया है, या शरीर में पूरा पानी पानी हो गया है, तो इसकी संप्राप्ति क्या बोला है। मैं श्लोक नहीं बोलता हूँ अभी, मैं हिंदी में बताता हूँ कि जो हेतु सेवन होता है उससे रक्त की दृष्टि होती है, पित्त की दृष्टि होती है और कफ की दृष्टि होती है, वात भी प्रकुपित होता है। तो ये प्रकुपित वायु है, पित्त है, रक्त है और कफ है, ये बाह्य सिराओं में जाता है। बाह्य सिरा में आए हुए पित्त, रक्त और कफ के कारण सिरा स्थान पे अवरोध उत्पन्न होता है, और वायु के मार्ग में भी अवरोध उत्पन्न होता है। इसके वजह से संचित दोष, बाह्य सिरा में दोषों का, संचित दोषों का विमार्गमन होकर सिराओं के द्वारा त्वचा और मांस के आश्रय में स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्त्रोतरोध होगा आम की वजह से, बात और आम की वजह से और कफ की वजह से ये सर स्त्रोतरोध होगा। शोध का, ये आप स्वेलिंग का शोध का बता रहे हैं सर? हाँ हाँ, शोध का बता बाह्य रहे हैं। शिरा प्राप्त हाँ रक्त हाँ, बाह्य आवृता सिरा पपन। प्राप्य। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ। आप ही बोलिए सर जी। नहीं नहीं, मुझे आप बताइए, बताइए सर। नहीं, आप अच्छा बताते हैं, आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। बाह्य शिरा प्राप्त रक्त आवृता पति शिरा संकोच तत्र का कुछ ऐसे ही करके है सर, भूल रहा हूँ मैं। बाह्य सिरा प्राप्य यदा कफाश्रिक मैं चरक वाला बोल रहा हूँ। बाह्य हम्म। सिरा प्राप्य यदा कफाश्रिक पित्तानि संदुष्यति वायु तैरबद्ध मार्गम स तदा विसर्पन्न उच्छेद लिंगम शवतुम करोति, ऐसे बोला। और हाँ, दूसरा बोला है उच्छेद माधव करता निदान है, में, उच्छेद, जो शोध को बोला गया है उच्छेद बोला गया है, इसीलिए उच्छेद शबुतु लिंगम। हाँ और शोयथु और शोध को अलग अलग बोला गया है, इसीलिए। बिल्कुल हाँ। सर, बिल्कुल, बोलिए बोलिए सर। और एक और माधव निदान में बोला है, पित्त रक्त कफान वायु दुष्टो दुष्टान बहि सिरः नित्वा रुद्ध गति स्तैर्हि कुर्यास्त्वंग मास संशयम उत्सेदम सहतम शोफम तमाहु निचयादतः। मतलब स्त्रोतरोध होगा, फिर वात का प्रकोप होगा, फिर कफ पित्त और रक्त का बाह्य सिराओं में आना होगा, और फिर पुनः पुनः स्त्रोतरोध होगा, और ये सामान्य होने वाला विष चक्र शुरू होता है, और ये शोथ बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो ये सूजन आने लगता है। और शोथ की संप्राप्ति का वर्णन करते हुए उदक धातु की दृष्टि का साक्षात उल्लेख ऐसा नहीं बोला है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमें शरीर का आप्यांश जो है त्वचा और मांस में संचित हुआ दिखाई देता है। बाह्य सिरा से विमार्गमन होकर बाहर निकलने वाला जो पित्त है, रक्त है, कफ है, ये भाव पदार्थ सभी द्रव धातु ही है। तो शोथ का विवेचन करते हुए रस धातु की साक्षात दृष्टि नहीं बताई है, लेकिन उनका शोथ में रस का भी विमार्गमन हो रहा है। रस के साथ पित्त है, रक्त है और कफ है, ये बाहर निकलने लगते हैं और त्वचा और मांस के बीच में संचित होने लगते हैं। इसको हारित संहिता में बोला गया है कि रसे सर्वानुगा शोफा सर्वदेहानुगा रसहा, मतलब रसाश्रित उदक धातु पूरे शरीर में फैलकर सर्वांग शोथ उत्पन्न करता है।
और जब रस्व स्त्रोतोर दुष्टि होती है तो उन्होंने चरकाचार्य जी ने भी यही बोला है। स्त्रोतोर शब्द मतलब यहाँ पे जब प्रकुपित रक्त है, पित्त है, कफ है, ये बाह्य सिराओं में आ जाती हैं, सिराओं में अवरोध होता है, वायु के मार्ग में अवरोध होता है, बाह्य सिराओं की जगह संचित हुए दोषों का विमार्गमन होता है, सिराओं के बाहर निकलकर त्वचा और मांस इनका आश्रय होता है और सूजन आ जाती है, तो फिर ये शोथ होने लगता है किडनी फेलियर में। मतलब इंटरनेशनल जो डिजीज, इंटरनेशनल जो स्पेस है वहां पे जाके स्वेलिंग हो रही है सर, वो एलोपैथिक वाले भी बोलते हैं। हाँ, और इसी को फिर कफश शोथ में हम देखेंगे तो पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, कफश शोथ में त्वचा पांडु वर्ण की होती है, शोथ स्थिर होता है, मंद गति से फैलने वाला होता है, कम होने से अधिक दिन तक लेने वाला होता है, शोथ का स्पर्श स्निग्ध होगा, श्लक्ष्ण होगा, गुरु होगा, कठिन होगा, शीत होगा। शोथ पर उंगली दबाने से वो गुड्डा गड्ढा भरता नहीं है, न उन्नति प्रपीड़िता, और रात को हलचल कम होने से कफ का प्रकोप बढ़कर शोथ बढ़ जाता है, दिन में हलचल के कारण कम हो जाता है, और प्रातः काल में ज्यादा होता है कफ के काल में, और मुख से सारे शरीर में फैल जाता है। सार्वधायिक लक्षणों में प्रसेक होगा, मुंह से बहुत ज्यादा ऐसे थूक जैसा आएगा, सलाइवेशन होगा, अग्निमांद्य होगा, अति निद्रा, अरुचि, छर्दी, ये लक्षण बताए जी। और कुछ बताइए सर, अरविंद सर, बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है। और पांडु रोग जो है ना, उसका उपद्रव शोथ बताया। तो पांडु मतलब खून की कमी और शोथ, इसका संबंध है, हमारे आचार्य लोगों ने बोला है। यहाँ पे इरेथ्रोपोइटिन सिस्टम जो है वो गड़बड़ा रहा है, खून की भी कमी हो रही है और शोथ भी आ रहा है। इस पर डॉक्टर नम्रता शर्मा मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्लीज आप भी कुछ बोलिए, ट्राई करिए, आप क्या बोल सकती हैं, बहुत मजा आ रहा है। अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ प्लीज बोलिए ना। और सक्सेना सर का शायद नेटवर्क चला गया। शशि मैडम, आप कुछ बोलिए प्लीज। डॉक्टर हरिहर सर, आपने किडनी के पेशेंट देखे हैं क्या? मैं और बताना चाहता हूँ, लेकिन आप कुछ बोलिए प्लीज। हरिहर सर कुछ बोलिए, गंगवार सर, वीना मैडम कुछ बोलिए प्लीज, जितेंद्र कुमार जी कुछ बोलिए प्लीज, जितेंद्र कुमार भांजा जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। बहुत सर मजा आया आजकल सेशन में। आप और अरविंद सर ने भी बहुत अच्छा अच्छा बात बताया। तो कितना सुंदर से आपने जो अभी अभी हरित संहिता का जो रेफरेंस दिया ना, जो रस धातु का एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो बीमार गमन होकर, स्रोत दृष्टि होकर, जो रक्त और पित्त का दृष्टि होकर जो अकुमुलेशन होता है, कहीं शोथ उत्पन्न हो जाता है, ये भी बहुत सर सीखने को बात मिला। लेकिन हम जो जानते हैं सर, जो भी अभी आप तो सब बता दिया सर, जो जो मेदोभव स्रोतस का मूल होता है, जो किडनी होता है, वो जब हमारा शरीर में भी हम भी देख सकते हैं, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि जब वो जो इसे अभी बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, बोलते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, वो जब बढ़ जाते हैं, वो एक प्रकार रक्त का जो विस्कोसिटी वो भी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी को भी किडनी को भी इस रक्त से जो छानने के लिए लिक्विड अलग करने के लिए भी किडनी के ऊपर भी दबाव आता है। जब भी अभी तो अरविंद सर ने बताया जो एंजियोटेनिन का जो हार्मोन का बारे में, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है वो ग्लोमेरुल्स पर और नेफ्रॉन पर ज्यादा दबाव डालते हैं, इसलिए भी हो सकता है किडनी डिजीज। और वो जो जिसको भी क्रॉनिक यूटीआई रहता है, तो वो मूत्र मार्ग में जाकर, ब्लैडर से जाकर, वो जो ई कोलाई हो या क्लामाइडोमांस हो, वो धीरे धीरे रहकर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होकर भी किडनी का नेफ्रॉन में भी क्षति पहुंचा के भी वो भी कर सकते हैं। जो ज्यादा दिन जिसको शुगर का, जो प्रमेह का भी पेशेंट हो रहते हैं, उसका भी होता है, वही कफ दृष्टि होकर वो किडनी के ऊपर भी दबाव डालता है। तो आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा अच्छा भी आपने काल से ही बता रहे थे, जो समन चिकित्सा करने चाहिए पहले, और वो सिलेक्टिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, गोखुर हो या पुनर्नवा हो या गुड़ची हो, ये सब देने से किडनी को जो छानने का प्रक्रिया होता है
वो स्टिमुलेट हो जाता है और धीरे धीरे किडनी को सुस्त करते हैं। और इस तरह बहुत सारी चीज आपने अभी बताया है, जो स्रोत का बीमार गमन हो जाता है। कभी आम दोष को जो उष्मानो अल्पबलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम जो दुष्टम आमाशयगतम रसम आमम पचक प्रत्यक्षते। तो जब इस शरीर का अग्नि भी दुर्बल हो जाता है, कभी कभी वो भी किडनी का डिजीज में भी जो आम उत्पन्न करके भी किडनी डिजीज होने के लिए भी सहायता करते हैं। जिसको प्रोस्टेट का बीमारी होता है, वो भी किडनी डिजीज जो क्रॉनिक किडनी फेल्योर में भी सहायता कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी कारण है। आपने तो और अरविंद सर ने भी बहुत अच्छा अच्छा कारण बताई है, हम अभी सुन रहे हैं सर, बहुत मजा आ रहा है। फिर आप आगे बताइए। बहुत बहुत सर आपको धन्यवाद सर, प्रणाम सर। हाँ, तो ये जो कफश शोथ मैंने बताया ना, इसमें वृक्क या बस्ती, ये मर्म का उपघात हुआ रहता है। मर्म का उपघात, मर्माघात, ऐसे शब्द प्रयोग किया गया है। या उसके फंक्शन नहीं हो रहे तो अवसाद, ऐसे भी बोलते हैं। जीएफआर वैल्यू कम हो रही है तो जीएफआर मतलब अवसाद हो रहा है उसको, जैसे हृदय अवसाद, मनो अवसाद, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हमें मूत्र व स्त्रोतस पे काम करने वाली मूत्र विरेचनीय द्रव्यों का प्रमुख रूप से प्रयोग करना चाहिए। मूत्रल औषधियों के प्रयोग से शरीर क्लेद कम होता है, तो शोथ भी कम होता है। कफश शोथ जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कम होता है, इसलिए शोथ की चिकित्सा अधिक दिन तक करनी पड़ती है। तो हम लोग इसमें शमन अगर उपचार करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करें, पुनर्नवा का प्रयोग करें, शुंठी का प्रयोग करें, देवदार का प्रयोग करें, हरितकी का प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें, शिलाजतु का प्रयोग करें। इन्हीं के विविध कल्पों का प्रयोग करें, जैसे पुनर्नवादी क्वाथ, फ्रेश पुनर्नवा जो है। डॉक्टर हरिहर सर आप है ना यहाँ पे? डॉक्टर हरिहर सर, मैं पिछले साल जब आया था तो वो जो पेशेंट थे ना, हरिहर सर का है, वो पुनर्नवा का जी फ्रेश सर। जूस पीते थे किडनी फेलियर में। हाँ आप बताइए ना, वो माता जी के पास जो थे, उनका नाम क्या था? सुतारिया सर, डॉक्टर या अलकेश सुतारिया। हाँ, आप बताइए। अल्पेश, अल्पेश, अल्पेश। हाँ हाँ, बताइए ना अंकिता बेन ने अल्पेश पाया। हाँ हाँ, उनको पुनर्नवा से फायदा आता हुआ है था सर ना? आवाज? हाँ सर, हाँ आवाज आती है सर। हाँ हाँ, बोलिए सर, बोलिए आप। और उनको तो फायदा था सर। तो वो कितना पीते थे, आपको याद है? हेलो। है? हाँ चिकू। वो कितना पीते थे? स्वरस निकाल के कितना पीते थे, याद है आपको? 50 से 100 ml तक पीते थे। हाँ आपने चल। वो पुनर्नवारिस्ट और आशावरिष्ठ एक दिन में पूरी बोतल कर देना, ऐसा बोला। हाँ हाँ, वो दीपन पाचन के लिए दिया था। कुणाल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सत्य कुमुद कुणाल जी, हेलो। हाँ बोलिए आप। नहीं सर, मैं बोलना नहीं चाह रहा। तो म्यूट सर रखिए, प्लीज म्यूट ओके रखिए, पीछे की आवाज आ रही है। ओके। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुनर्नवादी क्वाथ है, पथ्यादि क्वाथ है, गुड़ अदरक प्रयोग है। इससे ना शोथ कम हो जाता है, भूख लगने लगती है, और नौशिया वगैरह कम हो जाता है। धीरे धीरे बढ़ा के 125 ग्राम तक लेना है गुड़ अदरक प्रयोग का, और 11 से 20 दिन तक यही मात्रा रखना है। फिर धीरे धीरे 25 ग्राम तक कम करना है, वर्धमान मात्रा से बढ़ाना है, वर्धमान मात्रा से कम करना है। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको गुड़ नहीं देना है। और दूसरा क्या है कि गोमूत्र जो है, यह सबसे अच्छा बताए। दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, ऐसे बोले हैं तो गोमूत्र सबसे अच्छा है। 100 ml गोमूत्र सुबह पिला दिया तो अच्छे से। और इसी का गोमूत्र हरितकी भी बनता है, वह किडनी के पेशेंट को बहुत अच्छा काम करता है, शोथ में भी काम करता है। फिर पुनर्नवा मंडूर है, वो किडनी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और अदरक की भावना दे के त्रिफला मंडूर बनाया जाता है, तो वह भी बहुत अच्छा काम करता है। शिला जतु जो है वो भी किडनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें हम लोग चंद्र प्रभावटी है, वो 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार दें तो वो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से रस कल्पों को थोड़ा न दें, क्योंकि कोई भी पारागंधक की दवाइयां अशुद्ध रूप से बनाई हैं और वो किडनी में फिल्टर हो रही है तो किडनी को डैमेज करेंगी, तो रसकल्प ना करें। और इसमें मूत्र उत्पत्ति कम हो रही है किडनी फेलियर में, तो उसको मूत्राघात भी होता है कभी कभी, तो मूत्र को उत्पन्न करना है। तो इसीलिए जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना बकरे का, उसका उसको बोलते हैं वजेरी, अजा पकवाश है। अभी हम लोग तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे पास एक पेशेंट आते थे जो मटन शॉप के ओनर थे, तो उनको कोई बीमारी था, तो वो मुझे बोल रहे थे कि हम लोग ना रोज 20-25 बकरा काटते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे देखना है कि वो बकरे का कैसा होता है।
वो मुझे लेके गए और वहां पे उन्होंने, जैसे हम डेड बॉडी का डिसेक्शन करते हैं ना, वैसे उन्होंने बकरा को काट के और फिर एक एक चीज निकाल के, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वजेरी, महाराष्ट्र में वजेरी बोलते हैं, वो उन्होंने दिखाया। तो ऐसे मुझे पता चला कि वो पूरा जाली जाली होता है, और जो बकरा होता है, बकरी होती है ना, उसके लेंडी निकलते हैं, मल, तो वो पूरा छन छन के निकलते हैं, क्योंकि वो तो सब घास पत्ते ये सब खाते हैं, सूखा तिनका वगैरह। तो वो पच के, और तो वहां पे फिल्टर होने का वो रहता है, ऐसा मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। वो बोले कि इसको मजदूर लोग लेके जाते हैं और धो के अच्छे से, और वो खाते हैं। तो उससे किडनी पेशेंट भी लेके जाते हैं, ऐसा वो बता रहे थे। और वो सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, मतलब 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, इतना सस्ता मिलता है। तो ये जो है ना, ये मूत्र उत्पत्ति करता है, क्योंकि सार्किट विभाजन पक्वाशय में होती है। जहां पे मूत्र उत्पत्ति हो रही है, उसी शरीर अवयव को हम लोग मजबूत करेंगे, उपकारक करेंगे, तो मूत्र उत्पत्ति के कार्य अच्छे हो जाएगा। तो इसीलिए बजेरी का सूप छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में उबालना है, और जो सूप तैयार हो गया उसको छान के सुबह शाम देना है। तो ये बोलो। कषाय रसात्मक होता है और मूत्रल होता है, उससे शोथ भी कम होता है, यूरिनेशन भी, यूरिन का प्रमाण बढ़ जाता है, और सीरम यूरिया क्रिएटिनिन भी कम हो जाता है। इसी जी तरह से, सर, बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये जो आप बजेटी बोलते हैं ना, ये हाँ बजेटी का सूप के बस्ती लेने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। जी सर, वो आपकी राजकोट वाली बहन थी, उनको किडनी फेलियर था, तो आपने उनको हाँ बहुत वो दिनों तो, तक रखा था, क्या क्या हाँ, दिया था? मेरी बुआ थी तो वो तो चली गई ऊपर। वो तो बाद में ना, आपने जब तक हाँ, इलाज किया, वो तो बाद में अरे एलोपैथी उस टाइम तब तो गए। उसको फायदा भी हो गया था ना सर, तो क्या क्या लेकिन वो दिया था आपने दवाई? कर नहीं सका था। जी उसको तिक्तक सिर बस्ती और सिर बड़ा तेल की बस्ती दिया था। और ये पुनर्नवा गूगल, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि गूगल, ये दिया था। आरोग्यवर्धन नहीं दिया था। और एक आपने वो बताया था माहेश्वरी रस, महेश्वर बटिका, हाँ। और उनको कषाय देते थे। कौन सा कषाय? ये आपने अभी बताया ना, पुनर्नवाष्टक के पुनर्नवाष्टक कौन। हाँ, पुनर्नवाष्टक कषाय, हाँ सही बताया। तो आपने उनको कम से कम 6-7 महीने तक जिंदा रखा था, बाद में वो हाँ, एलोपैथी में गए, तब उनका कॉम्प्लिकेशन होकर डेथ हो गया। मना कर दी थी, तो इतना हाँ फायदा हुआ था सर। और ये सर, ये बजेडी है ना, उनका सूप बना के उनकी जो बस्ती देते हैं ना, तो बस्ती से फायदा बहुत अच्छा मिलता है। जी सही बताया आपने। और इसमें किडनी जो है, अभी जैसे आप लोग ये देखिए, मुझे ये कहना है कि किडनी डिजीज हो रहा है, सीकेडी हो रहा है, एक बार वो श्रंकन हो गई, श्रंकन किडनी सूख गई पूरा, उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। इसको आप क्लेम मत करें कि हम पूरा श्रंकन किडनी को भी ठीक कर देंगे, लेकिन जो किडनी डैमेज हो रही है उसको हम बचा सकते हैं। हमारे ट्रीटमेंट से जीएफआर लेवल भी अच्छा हो जाता है। वो कंचन मैडम नहीं आई ना, कंचन मैडम आएंगी तो वो पतंजलि की बहुत सारी दवाइयां बताती हैं, रेनुग्रेट और क्या क्या बताती हैं, गोक्षुर का क्वाथ फांट, ये सब से ना जीएफआर लेवल अच्छा हो जाता है। और किडनी जहां तक डैमेज है, वहां पर हम मेंटेन रखते हैं कि आगे डैमेज ना हो। या भी कंचन मैडम आएंगी तो बताएंगी। लेकिन अगर श्रंकन किडनी है और कोई क्लेम कर रहा है कि श्रंकन किडनी को नॉर्मल बना के पूरा ठीक कर दिया, तो वो ऐसा आज कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। और एक और है सर्वतोभद्र रस, और डायबिटीज रिलेटेड अगर किडनी डिजीज है, तो उसमें हम लोग ये देते हैं, वसंत कुसुमाकर रस देते हैं। इस पे हम लोग और चर्चा करेंगे कल परसों के सेशन में। आप लोगों को सर कैसा लगा? जितेंद्र जी, हरिहर सर, आज का लेक्चर कैसा लगा? सर बहुत अच्छा सर, बहुत मजा आया आज। आपने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया ना मुझे, जो हारित साइंस का रेफरेंस बहुत अच्छा लगा। और वो अरविंद सर का भी जो डिस्कशन किया ना, बहुत, वो भी बहुत अच्छा था। और हरिहर सर से भी सुनने को मिला कैसे बस्ती से भी उन्होंने ठीक किया था पेशेंट। बहुत सारे आज मजा आया, बहुत हाँ, बढ़िया सर। अभी कल वाले सेशन में और मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकली चीजें और बताऊंगा, और आप लोग भी करिए। और सच में फायदा होता है आयुर्वेद से। एलोपैथी में तो पेशेंट अगर डायलिसिस करते जाते फिर किडनी फेलियर होता है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई देते हैं, फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है, उसमें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर, हम सर एक सर और दवाई आता है। जी कौन सर। सा? हाँ बोलिए हरिहर जी सर बोलिए। बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए।
नहीं, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि पेटेंट का दवाई आता है वो एमिल फार्मा का नीरी केएफटी, उसको बहुत एलोपैथिक डॉक्टर अभी यूज कर रहा है। वो लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन कम हो जाता है। सर ये सच है क्या? मैंने कभी यूज नहीं फिनोक्लिट से किया। भी होता है, और वो जो एमिल कंपनी का आता है ना, वो क्या बोलते हैं, नीरी केएफटी। हाँ, उससे भी कम होता है। हाँ सर, ठीक है सर। हाँ, ओके लेकिन सर, वो थैंक यू सर। महंगा दवाई है बहुत। और निरीक्षण। हाँ और सर एक इसमें ये बात थी कि रसपाचक और रक्तपाचक ये फायदा करते हैं। हाँ, रक्त पाचक और मेदोपाचक। रस और रक्त और हाँ मेदोपाचक, हाँ इससे किडनी बनाने में फायदा। हाँ। जी सर, बढ़िया, मजा आया। हाँ, पांजा साहब की बोली अच्छी लगती है सर। हाँ, आपकी भी लगती है, सबकी अच्छी लगती है। मानी अच्छी है, मजा आती है। सब सबका चाल है, लेकिन वो इस तरीके से बोलते हैं तो बहुत मजा आते हैं। बोल तो सभी लोग अच्छी तरह समझाते हैं। अभी अभी तो नया लाभ मिल रहा है त्रिवेदी सर का, बहुत बढ़िया समझाते हैं। हाँ, सक्सेना सर और का। तो हमने सब वीडियो भी कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता, मगर समझाते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कौन कौन कौन? शशि मैम। शशि मैडम का, हाँ, शशि मैडम आज कुछ बोल नहीं रही है, पता नहीं क्या हुआ। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अभी हम सर रात एक को। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। ये क्या है सर कि अगर किडनी 70% डैमेज होता है तो किडनी फंक्शन जस्ट एबनॉर्मल आता है, इसमें सच्चाई है क्या? हाँ, अब ये वो कैसे नापते हैं, तो जीएफआर देखते हैं और सीरम यूरिया क्रिएटिनिन से चेक करते हैं। जी जी। जीएफआर ही तो सबसे सही आजकल इन्वेस्टिगेशन है, कि हमें पता चलता है 90 के अबव है, 122 120, तो वो किडनी फंक्शन नॉर्मल है। फिल्ट्रेशन मतलब रेट 90 से नीचे अगर इट मीन 70% डैमेज हो चुका है क्या? नहीं ना, और ज्यादा होना चाहिए ना, स्टेज 3 तक आ गया तब 70% अच्छा, डैमेज। बस जी सर, थैंक यू सर। तो हम चिकित्सा करते हैं ना, स्टेज 4 तक हम लोग काफी हद तक ठीक रखते हैं, या स्टेज 5 तक भी हम मेंटेन रख के उसको ठीक कर सकते हैं, कि जो किडनी है ना उसी को हम अच्छा करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सर ये बहुत अच्छा इरिवर्सिबल आपने सर्जरी ये है। किया है सर। मतलब अभी किडनी डिजीज के इतने सारे पेशेंट हैं और इतने लोगों का डायलिसिस हो रहा है, इतने लोगों का ट्रांसप्लांट हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। अगर हम लोगों ने 3-4 के मतलब क्रिएटिनिन लेवल को अगर नॉन मतलब उसको मेंटेन रखा या कम कर दिया तो बहुत बड़ी बात है सर। तो होता है ना, ये टिक तक शीर बस्ती जो सर ने बताया ना, होता है ना, लेकिन जो बीच जी बीच में जी। फिर एलोपैथी वाले आके और कुछ कुछ मिसगाइड करते हैं, तो लोग ना छोड़ देते हैं आयुर्वेद और एलोपैथी करने लगते हैं। पर मैंने आज तक डर से केस नहीं लिया है कि कुछ हो तो फिर एलोपैथी डॉक्टर कहेंगे आपने आयुर्वेदिक दवा खाई, किडनी और खराब हो गया। हाँ, पेशेंट भी कहेगा नहीं, हाँ खराब हो हमारा गया। टिक तक शीर बस्ती में तो हम हर्ब डाल रहे हैं ना। आपकी जी जी दिल्ली में ही वो शुक्ला मैडम जो है ना, मैं उनका जी जी। नंबर देता हूँ, आप उनसे देखिए, उनके पास तो हजारों पेशेंट किडनी के ठीक हो गए, अच्छा अच्छा चल जी। रहे हैं। मैं आपको नंबर देता हूँ, शुक्ला मैडम है दिल्ली में, तो वो करती जी हैं पंचकर्म। अच्छा अच्छा जी सर, नंबर भेजिए, मैं उनसे मिलूंगा, पता नंबर। विनीता शुक्ला मैडम है, जी जी डॉक्टर विनीता शुक्ला मैडम दिल्ली में करती हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। जी तो जी। उनका फेस एकदम शशि मैडम जैसा ही है। तो हाँ, ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। आप लोग 9 बजे मिलिए, फिर हम सेशन, और इस पे हम कल फिर और बात करेंगे डीप में। थैंक जी यू। सर, प्रणाम।